कराची में हर क्राइम केस सिर्फ एक विक्टिम की कहानी नहीं होता। कभी कभी एक मर्डर पूरे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर देता है। वॉफ्लिक्स के ऑनर मीर रजा अली का केस भी कुछ ऐसा ही है। एक 25 साला बिजनेसमैन घर से निकला, बाद में उसकी गोली लगी लाश मिली। एलिजेड वेपन गायब था और फिर इन्वेस्टिगेशन ने ऐसी डायरेक्शन लेना शुरू कर दी जिस पर मीर रजा की फैमिली के साथ पब्लिक भी सवाल उठा रही है। फैमिली के इनिशियल वर्जन के मुताबिक मीर रजा 28 जुलाई की सुबह घर से निकला और अपनी वालिदा को कहा कि कुछ देर तक वापस आ रहा हूँ, लेकिन वो वापस कभी नहीं आया। फैमिली ने उसकी तलाश शुरू की और किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया। बाद में उसकी लाश गुलिस्तान जौहर में एक वेडिंग हॉल के करीब झाड़ियों से रिकवर हुई। इनिशियल रिपोर्ट्स में बॉडी पर बर्न मार्क्स और पॉसिबल टॉर्चर इंजरीज का भी जिक्र सामने आया था, जबकि मीर रजा की मौत गोली लगने से हुई। इस केस का सबसे बड़ा सवाल मिसिंग पिस्टल है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मीर रजा अपने आउटलेट से पिस्टल लेकर निकला था। अगर मीर रजा को उस पिस्टल से गोली लगी थी तो गन कहाँ गई? क्या कोई दूसरा शख्स वेपन अपने साथ ले गया? क्या किसी ने क्राइम सीन से सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस हटा दिया? मीर रजा के मोबाइल फोन का एंगल केस को और ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है। पुलिस का कहना है कि मीर रजा ने कैब के सफर के दौरान अपना फोन डिस्कार्ड कर दिया था। फोन बाद में यूनिवर्सिटी रोड के करीब 3 लेबरर्स को मिला और पुलिस ने उन्हें ट्रेस करके हैंडसेट रिकवर किया। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटिव पॉसिबिलिटी सामने आती है। क्या मीर रजा ने फोन सिर्फ फेंक दिया था या उसे अंदाजा हो गया था कि उसके साथ कुछ होने वाला है और उसने जानबूझकर फोन रास्ते में छोड़ दिया ताकि उसका डिजिटल एविडेंस बाद में रिकवर हो सके? फोन रिकवर हो जाना इन्वेस्टिगेशन का एंड नहीं है। असल सवाल ये है कि डिवाइस के अंदर था क्या डिलीटेड कॉल्स थी, मैसेजेस, वॉइस नोट्स, क्लाउड बैकअप्स और लोकेशन हिस्ट्री रिकवर की गई या नहीं? तो क्या मीर रजा उस डिवाइस के अंदर अपने मर्डरर तक पहुंचने वाला कोई क्लू छोड़ना चाहते थे? इन्वेस्टिगेशन का एक और इम्पॉर्टेंट एंगल मीर रजा के फैंसी से रिलेटेड है। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक मीर रजा और उसके फैंसी रात में कांटेक्ट में थे। बाद में उसने मीर रजा को 40 से ज़ायद कॉल्स किए और मल्टीपल मैसेजेस भेजे, लेकिन मीर रजा ने कोई जवाब नहीं दिया। रिपोर्टेड मैसेजेस में उसकी सेफ्टी को लेकर कंसर्न भी नजर आता है। सीसीटीवी फुटेज में मीर रजा को कैब से उतरने के बाद अकेला चलते हुए देखा गया है, लेकिन सीसीटीवी का फ्रेम खत्म होना इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन नहीं होता। कैमरा सिर्फ उतना रिकॉर्ड करता है जितना उसके एंगल में हो। कैब से उतरने के बाद वो किससे मिला? क्या कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल उसका पीछा कर रहे थे? रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मोटरसाइकिल क्राइम सीन के करीब सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रुका था, जिसके पॉसिबल कनेक्शन को इन्वेस्टिगेटर्स एग्जामिन कर रहे थे। क्या मोटरसाइकिल राइडर आइडेंटिफाई हुआ? क्या सराउंडिंग हाउसेस, शॉप्स और ट्रैफिक कैमरास की फुटेज टाइम पर सिक्योर की गई? कैब ड्राइवर भी केस का क्रिटिकल विटनेस है। सिर्फ उसका स्टेटमेंट लेना इनफ नहीं होगा। राइड किस अकाउंट से बुक हुई, डेस्टिनेशन मैनुअली एंटर की गई या किसी ने मीर रजा को शेयर्ड लोकेशन भेजी? क्या रूट में कोई अनएक्सपेक्टेड स्टॉप था? क्या कोई व्हीकल कैब को फॉलो कर रही थी? क्या मीर रजा ने सफ़र के दौरान किसी को कॉल की थी? कैब कंपनी के सर्वर रिकॉर्ड्स, जीपीएस रूट्स, पेमेंट हिस्ट्री और सीसीटीवी को कंबाइन करके उसकी कंप्लीट मूवमेंट रिकंस्ट्रक्ट की जा सकती है। फैमिली का एलिगेशन है कि मीर रजा को टॉर्चर करके मर्डर किया गया। मीर रजा के पेरेंट्स ने बॉडी पर बर्न इंजरीज, नेक मार्क्स और दूसरे टॉर्चर साइंस होने का दावा किया। उनका ये भी कहना था कि उसके कपड़ों और फिंगर्स पर बर्निंग के साइंस थे, जिससे फोरेंसिक एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का सस्पेशन पैदा होता है। ये फैमिली के एलिगेशंस हैं, लेकिन इनका जवाब कंप्लीट पोस्टमार्टम और इंडिपेंडेंट फोरेंसिक एग्जामिनेशन से मिलना चाहिए। क्या इंजरीज मौत से पहले हुई थी? क्या डिफेंसिव वुंड्स या रिस्ट्रेन मार्क्स थे? क्या नाखूनों, कपड़ों, बॉडी से किसी दूसरे शख्स का डीएनए मिला? पुलिस सोर्सेज ने मीर रजा के एलिजेड फाइनेंशियल लॉसेस और डिजिटल करेंसी ट्रेडिंग का नैरेटिव भी सामने रखा। रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि मीर रजा पर 50 मिलियन से 80 मिलियन तक का डेट था और उसके क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स में हेवी लॉसेस हुए थे। लेकिन मीर रजा की फैमिली ने इस फाइनेंशियल क्राइसिस के नैरेटिव को रिजेक्ट किया है। अब सवाल ये है कि पुलिस
पुलिस का स्पेसिफिक डेट फिगर किस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर बेस्ड है? क्या बैंक ट्रांसफर, क्रिप्टो वॉलेट्स, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स और लोन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं? अगर फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स थे तो वो मर्डर का मोटिव भी बन सकते हैं। फिर एलिजेड इन्वेस्टर्स और लेंडर्स को कितनी सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया गया? उसके खिलाफ नैरेटिव बनाने के बजाय पॉसिबल मोटिव के तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। सबसे सेंसिटिव सवाल ये है कि क्या पुलिस किसी इन्फ्लुएंशियल शख्स को प्रोटेक्ट कर रही है? इस बात का अभी पब्लिक डोमेन में कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन जब एलिजेड मर्डर वेपन मिसिंग हो, फोन रास्ते में छोड़ा गया हो, फियांसी की 40 से ज़ायद अनआंसर्ड कॉल्स हो, फैमिली टॉर्चर और मर्डर का एलिगेशन लगाए और इन्वेस्टिगेशन का पूरा फोकस विक्टिम के एलिजेड पर्सनल और फाइनेंशियल इश्यूज पर शिफ्ट होता नजर आए, तो सस्पिशन नेचुरली पैदा होता है। इस केस में असल सवाल ये नहीं है कि मीर रजा की मौत को किस कन्वीनियंट लेबल में फिट किया जाए। असल सवाल ये है कि उसको गोली किसने मारी, पिस्टल कौन ले गया, फोन रास्ते में क्यों छोड़ा गया, बॉडी पर एलिजेड बर्न और टॉर्चर मार्क्स कैसे आए और इन्वेस्टिगेशन मर्डरर तक पहुंचने के बजाय मीर रजा की पर्सनल लाइफ की तरफ क्यों मुड़ती नजर आ रही है। जब तक मिसिंग पिस्टल रिकवर नहीं होता, कंप्लीट डिजिटल एविडेंस सामने नहीं आता, फाइनेंशियल क्लेम्स डॉक्यूमेंट से प्रूव नहीं होता और मीर रजा के आखिरी सफ़र का हर मिनट रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता, तब तक ये केस सॉल्व नहीं होने वाला। मीर रजा की फैमिली सिर्फ तसल्ली नहीं, सच मांग रही है, और सच तभी सामने आएगा जब हर इन्फ्लुएंशियल कनेक्शन, हर फाइनेंशियल डिस्प्यूट और हर मिसिंग एविडेंस को बिना किसी प्रेशर के इन्वेस्टिगेट किया जाएगा।